बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, लेक्चर नंबर 12। सीक्वेंस से हमने लेक्चर को अपलोड किए हुए हैं आप लोगों के लिए, आप लोग देख लें। प्रोजेक्टाइल मोशन है, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे एमसीक्यू मस्ट आता है, ज़रूर आता है पेपर में, हर टेस्ट में। सो व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन? यहाँ पर हम आइडियल प्रोजेक्टाइल मोशन डिस्कस करने वाले हैं। द टू डायमेंशनल मोशन अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी इन द एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस। टू डायमेंशनल मोशन को अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी इन द एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस is known as projectile motion। आपसे कहा जा सकता है कि projectile motion is a one dimensional motion या two dimensional motion। Your answer should be कि projectile motion is a two dimensional motion। प्रोजेक्टाइल मोशन आइडियल प्रोजेक्टाइल मोशन है। सो यहाँ पर हम जो है एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस। ओनली अ सिंगल फोर्स एक्ट ऑन अ प्रोजेक्टाइल व्हिच इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी। याद रखिए प्रोजेक्टाइल के जिस प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया जाता है, लेट सपोज ये हमारे पास है x और ये हमारे पास है y। अगर प्रोजेक्टाइल को हम यहाँ से प्रोजेक्ट करते हैं, सो इसको हम कहते हैं प्रोजेक्शन पॉइंट, इसको हम कहते हैं समिट पॉइंट और इसको हम कहते हैं इम्पैक्ट पॉइंट। दिस इज कॉल्ड। अब देखिए ये जो प्रोजेक्टाइल है, जिस वेलोसिटी के साथ प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया जाता है, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। इसको अब यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बन रहा है वो हमारे पास है थीटा। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है द प्रोजेक्टाइल, द प्रोजेक्शन एंगल, ये जो एंगल है प्रोजेक्टाइल के लिए, इट शुड बी ग्रेटर देन 0। अगर 0 होगा तो फिर हमारे पास जो है वन डायमेंशनल मोशन हो जाएगा। अगर 90 हुआ तो फिर भी वन डायमेंशन। द एंगल शुड बी ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 90। एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। सही ना? द शेप इज कॉल्ड, इस शेप को हम पैराबोला का नाम देते हैं। सही ना? The science is called ballistic science। और इसके साइंस को बैलिस्टिक साइंस, जैसे हमारे पास बैलिस्टिक मिसाइल है, बैलिस्टिक टेक्नोलॉजीज है, जिसमें प्रोजेक्टाइल कौन सा मोशन परफॉर्म करता है? टू डायमेंशन मोशन परफॉर्म करता है। सही ना? और मैंने लिखा हुआ है कि the projectile motion, अच्छा, the shape is called parabola। इसके शेप को हम पैराबोला और इस पाथ को ट्रेजेक्टरी का नाम देते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रोजेक्टाइल मोशन इज द सुपरपोजिशन ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन अगर देखा जाए प्रोजेक्टाइल में बॉडी, अब देखिए y एक्सिस में भी मूव करती है और x एक्सिस में भी मूव करती है, तो ये हमारे पास सुपरपोजिशन है किस चीज का? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोशन का। साथ साथ अगेन मैंने लिख लिया कि ये टू डायमेंशनल मोशन एमसीक्यू में आपसे पूछा जा सकता है। ओनली अ सिंगल फोर्स एक्ट ऑन अ प्रोजेक्टाइल व्हिच इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जिसको हम नाम देते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी का। याद रखिए बच्चे, इस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। इसको हम नाम देते हैं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। इसको हम नाम देते हैं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। इस पॉइंट को हम कहते हैं समिट, इस पॉइंट को हम कहते हैं समिट, इस पॉइंट को हम कहते हैं इम्पैक्ट। दिस पॉइंट इज कॉल्ड इम्पैक्ट। ये हमारे पास कौन सा पॉइंट कहलाता है? इम्पैक्ट पॉइंट कहलाता है। नाउ अगर इसको हम तफसील से आगे और भी जो है डिस्कस करने, तो याद रखिए हम जो प्रोजेक्टाइल को थ्रो करते हैं, सो हमारे पास ये जो प्रोजेक्टाइल होता है इसके वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स होते हैं। ये वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और ये वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट है। अगर ये वेलोसिटी v है तो ये वेलोसिटी का x कंपोनेंट कहलाएगा और ये वेलोसिटी का y कंपोनेंट कहलाएगा। वन इज x कंपोनेंट, द सेकंड इज y कंपोनेंट। प्रोजेक्टाइल पर एक ही फोर्स लग रहा है, वो कौन सा फोर्स है? वो हमारे पास अगर देखो ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी है। द फोर्स इज एक्ट अलोंग y एक्सिस। ओनली अ सिंगल फोर्स एक्ट ऑन अ प्रोजेक्टाइल व्हिच is along y axis, no force act along x axis। so इसका मतलब है अगर प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया जा रहा है, लेट सपोज मैं प्रोजेक्टाइल को थ्रो कर रहा हूं, सही है? लेट सपोज यहां पर प्रोजेक्टाइल को हम थ्रो कर रहे हैं विद अ वेलोसिटी ऑफ लेट सपोज 4i plus 4j। ये मेरे पास जो है प्रोजेक्टाइल है, इस वेलोसिटी के साथ इसको थ्रो किया जा रहा है। अब देखें ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, सो मैं कह सकता हूं कि द इनिशियल वेलोसिटी इज
दिस इज वी आई एक्स और ये हमारे पास हो जाएगा वी आई वाई। वन इज एक्स कंपोनेंट एंड द सेकंड इज वाई कंपोनेंट। अगर मैं यहाँ से प्रोजेक्टाइल को थ्रो करता हूँ तो दो बातें ज़हन में याद रखें, एक वेलोसिटी का x कंपोनेंट है, ये इनिशियल वेलोसिटी का x कंपोनेंट हो जाएगा और ये वेलोसिटी का y कंपोनेंट हो जाएगा। नाउ अगर प्रोजेक्टाइल यहाँ पर आता है तो ये वेलोसिटी का अगेन कौन सा कंपोनेंट है, x कंपोनेंट, और ये वेलोसिटी का हमारे पास y कंपोनेंट है। प्रोजेक्टाइल लेट्स सपोज यहाँ पर आता है, ये वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट है, x, और ये वेलोसिटी का हमारे पास y कंपोनेंट हुआ। प्रोजेक्टाइल यहाँ पर आता है तो ये वेलोसिटी का x कंपोनेंट है और सबमिट पॉइंट पर वेलोसिटी का y कंपोनेंट क्या बन जाता है, वो हमारे पास बन जाता है 0 बन जाता है। इसी तरह अगर प्रोजेक्टाइल यहाँ पर है तो ये वेलोसिटी का x कंपोनेंट है और ये वेलोसिटी का y कंपोनेंट है। प्रोजेक्टाइल यहाँ पर आता है, ये वेलोसिटी का x कंपोनेंट है, ये वेलोसिटी का y कंपोनेंट है। प्रोजेक्टाइल यहाँ पर आता है, ये वेलोसिटी का x कंपोनेंट और ये वेलोसिटी का y कंपोनेंट है। तो इसका मतलब है, अब अगर फॉर एग्जांपल इसको थोड़ा सा मैं सिंपली लेट्स सपोज इसको मैं जो है 3 ले लेता हूं ताकि मैं वैल्यू पुट कर लूं और थोड़ा सा आसान हो जाए। दिस इज 3i, दिस इज 3j। तो इसका मतलब है अगर देखें यहाँ पर ये जो है x 3 है, ये क्या है, दिस इज आल्सो 3, दिस इज से x which is 2, दिस इज से 1 और सॉरी अल्लाह अकबर अस्तगफिरुल्लाह, ये है हमारे पास 3, ये हमारे पास है 3। लेट्स सपोज दिस इज 2, दिस इज 1, दिस इज 0, दिस इज अगेन 1, दिस इज 3, this is 3, this is 3, this is 2 and this is become 3। तो इसका मतलब है, अब देखें जब प्रोजेक्टाइल को थ्रू किया जा रहा है तो इसका मतलब है वेलोसिटी का x कंपोनेंट थ्रू ऑल द जर्नी रिमेन कांस्टेंट 3 3 3 3 3 3, लेकिन जो हमारे पास y कंपोनेंट है वेलोसिटी ऐसे से डिक्रीज हो रही 3 2 1, मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी का y कंपोनेंट 0 बन जाता है, फिर ऐसे से इंक्रीज 1 2 3। y इसके पीछे क्या फलसफा है, इसको जो है हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास इस तरह क्यों होता है। अब अगर देखा जाए हमारे पास जो एक होता है हॉरिजॉन्टल और एक हमारे पास है वर्टिकल, सही ना। वन इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड द सेकंड इज वर्टिकल कंपोनेंट। वन इज हॉरिजॉन्टल एंड द सेकंड इज वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल components, horizontal component, and the second is vertical component. The second is vertical components. One is horizontal component and the second is vertical. याद रखें प्रोजेक्टाइल पर एक ही फोर्स लगता है और वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होता है, वो along y axis होता है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो हमारे पास अगर देखा जाए along y axis है, तो इसका मतलब है हॉरिजॉन्टल x पर कोई फोर्स एक्ट नहीं हो रहा। जब फोर्स 0 है एक्सेलरेशन 0 है, जब एक्सेलरेशन 0 है तो वेलोसिटी का x कंपोनेंट थ्रू ऑल द जर्नी विल बी रिमेन कांस्टेंट थ्रू ऑल द जर्नी। व्हाई? क्योंकि प्रोजेक्टाइल पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में कोई फोर्स एक्ट नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है द फोर्स ऑन द प्रोजेक्टाइल अलोंग x axis will be 0। if force 0, acceleration 0। if acceleration 0, the velocity will be constant through all the journey of the projectile। the horizontal component of the velocity will be remain constant। जो horizontal component है velocity का वो हमारे पास remain constant है। और अगर हम vertical component की बात कर लें तो इसका मतलब है जो vertical component है along y axis force लग रहा है तो along y axis वो नॉन जीरो होगा। इसका मतलब है along y axis अगर देखा जाए फोर्स लग रहा है और वो कौन सा फोर्स है, वो हमारे पास फोर्स ऑफ ग्रेविटी है। तो इसका मतलब है along y axis जो एक्सेलरेशन होगा वो भी नॉन जीरो होगा। along y axis एक्सेलरेशन क्या होगा जी, डाउनवर्ड है। सो फॉर डाउनवर्ड पे अप है पे डाउन, तो इसका मतलब है फॉर डाउनवर्ड द एक्सेलरेशन इज टेकन नेगेटिव। तो इसका मतलब है जो y कंपोनेंट है, देखिए x कंपोनेंट 3 3 3 3 3 3, horizontal component of the velocities remain constant। लेकिन vertical component की बात कर रहे 3 2 1, maximum height पर 0। अब देखिए 1 2 3, तो मैं लिख सकता हूँ कि first the vertical component velocity is decreased at summit becomes 0, at maximum height the y component of the velocity becomes 0 and then increase and at impact point become maximum। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि first
the vertical first the velocity vertical component की बात हो रही है, first the velocity decrease at maximum height become zero and then increase and maximum at summit तो याद रखिए प्रोजेक्टाइल की जो वेलोसिटी होती है वो हमारे पास प्रोजेक्शन पर और इंपैक्ट पर मैक्सिमम होती है और वेलोसिटी मिनिमम होती है समिट पॉइंट पर। तो याद रखिए यहाँ पर कुछ बुलेट्स पॉइंट्स लिख रहा हूं। द वेलोसिटी of a projectile at summit point is 0 या minimum, तो आप नाम देंगे is minimum। लेकिन अगर ये एमसीक्यू हमसे इस तरह पूछे the vertical component of the velocity at summit is, यही एमसीक्यू अगर मैं इस तरह लिखूं the vertical या y component, the vertical component of the velocity of a projectile is the vertical component of the velocity of projectile at maximum height जिसको हम नाम देते हैं समिट का is, तो आप कहेंगे 0। क्या होगा 0। दो बातें ध्यान में याद रखिए बच्चे, एक आपसे वेलोसिटी द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल चाहिए एट समिट पॉइंट एट मैक्सिमम हाइट, तो x कंपोनेंट तो मौजूद होता है, y कंपोनेंट नहीं होता, तो द वेलोसिटी विल बी मिनिमम। ठीक है। और अगर हमसे कहा जाए द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट समिट या मैक्सिमम हाइट, वर्टिकल कंपोनेंट की बात हो रही है, तो ये हमारे पास किस चीज के बराबर होगा 0 के बराबर होगा। सही ना। तो इसका मतलब है द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल विल बी मिनिमम एट समिट, the vertical component of the velocity of projectile will be 0। कहां पर 0 होगा समिट पॉइंट पर। सो इसका मतलब है maximum height minimum velocity but not 0, velocity will be minimum but non 0 होगी। वेलोसिटी हमारे पास मिनिमम होगी लेकिन नॉन 0 कहलाएगी। अब अगर मैं आपसे कहूं कि मैं प्रोजेक्टाइल को थ्रो कर रहा हूं, व्हाट इज द वेलोसिटी, इस वेलोसिटी के साथ थ्रो कर रहा हूं, द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल, the ratio of the velocity of the projectile at summit to the velocity of the projectile at projection। तो यहाँ पर अगर देखा जाए मैंने ये वेलोसिटी दी हुई है, तो इसका मतलब है मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि दिस इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारे पास x स्क्वायर लेकिन y क्या है वो है 0, सो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर और ये हो जाएगा 3 स्क्वायर। सही ना। तो 3 स्क्वायर 9 प्लस 9 18, अल्लाह अकबर अस्तगफिरुल्लाह, ये हो जाएगा 18 और ये हमारे पास हो जाएगा 3, या इसको मैं लिख सकता हूँ 9 2s are 18, तो ये हो जाएगा 3 under root 2 divided by 3. The answer is under root 2 ratio 1. Under root 2 ratio 1. So the answer is, अच्छा ये projection, sorry, this is projection and this is summit, और under root 2 ratio 1 को मैं लिख सकता हूँ 1.4 ratio 1. So the velocity of the projectile at projection to summit will be this। लेकिन अगर यही एमसीक्यू हमसे कहा जाए कि the velocity of the projectile at summit to projection will be, तो फिर हम जो है क्या करेंगे समिट पॉइंट पर अगर देखा जाए x स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर और प्रोजेक्शन पर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, जस्ट पुटिंग वैल्यू यू विल गेट आंसर। सही ना। वैल्यू पुट कर ली सो आपको जो है आंसर मिल जाएगा। सही ना। तो ये हमारे पास जो है क्या कहलाता है प्रोजेक्टाइल। तो वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल विल बी मैक्सिमम एट प्रोजेक्शन एज वेल एज इंपैक्ट। दो पॉइंट पर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। द वेलोसिटी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल will be maximum। दो पॉइंट्स है,
एक हमारे पास है प्रोजेक्शन और दूसरा हमारे पास जो है वो है कौन सा पॉइंट, इम्पैक्ट। दोनों पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगी वो मैक्सिमम होगी किसकी, प्रोजेक्टाइल की, और मिनिमम होगी कौन से पॉइंट पर, सबमिट पॉइंट पर जो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल होगी वो हमारे पास मिनिमम होगी। द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल विल बी मैक्सिमम एट प्रोजेक्शन एज वेल एज इम्पैक्ट एंड मिनिमम एट सबमिट। सबमिट पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगी वो हमारे पास मिनिमम होगी। सही था, सही था बच्चे। अब इसको मजीद आगे जो है डिस्कस करते हैं। किसी भी इंस्टेंट पर अगर हम फाइनल वेलोसिटी को फाइंड करना चाहते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फाइनल वेलोसिटी या वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द फाइनल वेलोसिटी, सो लेट्स स्टार्ट। हाँ बच्चे, अब अगर हम जो है प्रोजेक्टाइल की द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट पर, इस इंस्टेंट पर, इस इंस्टेंट पर, इस इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट पर वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल अगर हमने फाइंड करना है, सही ना। तो अगर देखा जाए फाइनल वेलोसिटी के दो कंपोनेंट है, वन इज जो है वेलोसिटी के दो कंपोनेंट, वन इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, द सेकंड इज वर्टिकल कंपोनेंट। तो फर्स्ट इक्वेशन है vf, अगर हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ले लें vf इज इक्वल टू vi प्लस at। अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ले लें तो हो जाएगा vfx इज इक्वल टू vix प्लस ax into t। सो ये हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी का x कंपोनेंट इज vix और एक्सेलरेशन है 0 मल्टीप्लाई बाय t। सो किसी भी इंस्टेंट पर जो वेलोसिटी होगा वो फाइनल वेलोसिटी का x कंपोनेंट वो हमारे पास क्या होगा, vix व्हिच इज कांस्टेंट थ्रू आउट द जर्नी, व्हिच इज कांस्टेंट। तो मैं कह सकता हूं कि हमारे पास फाइनल वेलोसिटी का जो x कंपोनेंट होगा इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है vi cos थीटा, इस तरह भी लिखा जा सकता है। सो ये हमारे पास, अगर आपने किसी भी इंस्टेंट पर वेलोसिटी फाइंड करना, एंगल दिया जाए इनिशियल वेलोसिटी, तो आप अपनी फाइनल वेलोसिटी का x कंपोनेंट थ्रू आउट द जर्नी व्हिच इज रिमेन कांस्टेंट फाइंड कर सकते हैं। अगर हम y कंपोनेंट ले लें, y कंपोनेंट, सो ये हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी का जो y कंपोनेंट है ये हो जाएगा vi प्लस ay into t। सो हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी का जो y कंपोनेंट होगा ये हो जाएगा vi sin थीटा और ये है माइनस g into t। दिस इज द वेलोसिटी व्हिच कंपोनेंट, y कंपोनेंट। ये वर्टिकल कंपोनेंट है और ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल कंपोनेंट आहिस्ता आहिस्ता वेलोसिटी का डिक्रीज सबमिट पॉइंट पर 0 एंड देन इंक्रीज बिफोर इंपैक्ट द ग्राउंड। तो अगर देखा जाए इंपैक्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगी वो हमारे पास प्रोजेक्टाइल की क्या होगी, मैक्सिमम होगी। सही है बच्चे। तो अगर फॉर एग्जांपल हम अपने लिए जो है टोटल वेलोसिटी या फाइनल वेलोसिटी फाइंड करना चाहते हैं तो इसका मतलब है, अब अगर देखें यहाँ पर हमारे पास है ये, अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वेलोसिटी का, से दिस इज द वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड दिस इज द वेलोसिटी y कंपोनेंट, दिस विल बी द रिजल्टेंट। सो पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक हम वेलोसिटी जो है वो फाइंड कर सकते हैं। सही है। सो ऑलरेडी हम जानते हैं कि द फाइनल वेलोसिटी विल बी इक्वल टू वेलोसिटी का x कंपोनेंट, फाइनल वेलोसिटी के x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस फाइनल वेलोसिटी के y कंपोनेंट का स्क्वायर। सो ये हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी या किसी भी इंस्टेंट पर जो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल होगा वो आप इस फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं। सो ये हो जाएगा vfx जो के बराबर है vi cos ऑफ थीटा का स्क्वायर प्लस vfy ये है vi sin थीटा माइनस g into t का स्क्वायर। ये हमारे पास क्या कहलाता है, फाइनल वेलोसिटी। और अगर आपने एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को फाइंड करना है सो फिर हम एंगल डायरेक्शन भी फाइंड कर सकते हैं, टेंजेंट इनवर्स फाइनल वेलोसिटी का y कंपोनेंट और फाइनल वेलोसिटी का x कंपोनेंट। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि दिस इज आल्सो टेंजेंट इनवर्स फाइनल वेलोसिटी का y कंपोनेंट। सही। तो ये हो जाएगा vi sin थीटा माइनस gt डिवाइडेड बाय vi cos थीटा। इससे आप लोग अपने लिए किस चीज को फाइंड कर सकते हैं, एंगल को भी फाइंड कर सकते हैं, सीधा डायरेक्शन को भी फाइंड कर सकते हैं, प्रोजेक्शन को भी आप लोग फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात कर लें, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस सीधा और वर्टिकल डिस्टेंस की बात कर लें, वन इज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एंड द सेकंड इज वर्टिकल डिस्टेंस। वन इज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस
and the second is vertical distance. तो सेकंड इक्वेशन के मुताबिक ऑलरेडी हम जानते हैं कि s is equal to VIT plus half AT square. मैं इसको x पे लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा VIX into t plus half AX into t. So ये हो जाएगा x is equal to VI cos of theta into t और AX क्या है, वो तो 0 है, so ये हो जाएगा plus half acceleration along x is 0. This is square. So x is equal to VI cos of theta into t. ये हमारे पास instantaneous horizontal displacement है. इसको instantaneous horizontal displacement, ये instantaneous velocity की दी है. This is which velocity? Instantaneous velocity. Instantaneous velocity. और ये हमारे पास है instantaneous horizontal displacement. Instantaneous horizontal displacement. Similarly, अगर vertical displacement की बात कर लें, instantaneous vertical displacement covered by the projectile, so y is equal to VIYT minus half g into t square. या इसको लिखा जा सकता है कि VI sin theta into t minus half gt square. So ये just formulas है, इनसे रिलेटेड MCQ वगैरह तो अभी तक हमने खैर नहीं देखी और न इससे रिलेटेड कोई MCQ आते, लेकिन बहरहाल टॉपिक है तो टॉपिक को हमने जो है कवर करना है, सही ना। तो ये हमारे पास जो है क्या कहलाता है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल जो है वो कहलाता है, फार्मूलास कहलाते हैं। नाउ अगर हम बात कर लें मोमेंटम की, मोमेंटम, सो अगर प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया जाता है, सो मोमेंटम एट प्रोजेक्शन विल बी इक्वल टू m into vi. नाउ मोमेंटम ऑफ प्रोजेक्टाइल एट समिट पॉइंट पर, सो m into वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट होगा, x. नो मोमेंटम एट समिट इज इक्वल टू m, मैं लिख सकता हूँ vi cos of theta. ये किस चीज के बराबर है, ये मोमेंटम एट प्रोजेक्शन है, मोमेंटम एट प्रोजेक्शन. सो मोमेंटम एट समिट इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम या मोमेंटम एट प्रोजेक्शन इनटू कॉस ऑफ थीटा. या इससे आगे इंशाल्लाह एमसीक्यू वगैरह डिस्कस करेंगे. मोमेंटम, द रेशियो ऑफ मोमेंटम एट समिट टू मोमेंटम एट प्रोजेक्शन इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा. अगर मैं आपसे कहूं एमसीक्यू, लेट्स सपोज a projectile is thrown with initial momentum of 100 kg meter per second with an angle of projection is 30 degree. What will be the momentum of projectile at summit? So total momentum या initial momentum into cos 30. So momentum at summit is equal to 100 और cos 30 बराबर होता है √3/2 जो कि बराबर होता है 0.86. तो इसका मतलब है ये हो जाएगा 86 kg मीटर पर सेकंड. सही ना, ये फार्मूला आगे भी इस्तेमाल करेंगे. सो मोमेंटम एट द रेशियो ऑफ द मोमेंटम एट समिट टू द मोमेंटम एट प्रोजेक्शन इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा. किस चीज के बराबर होगा, कॉस थीटा के बराबर होगा. इससे रिलेटेड जो है एमसीक्यू वगैरह पेपर में आ सकते हैं, तो आपको फार्मूला के बारे में जो है पता होना चाहिए. हाँ स्टूडेंट्स, इसके बाद जो है हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की. काइनेटिक एनर्जी नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है काइनेटिक एनर्जी. सो प्रोजेक्टाइल को जो थ्रो किया जाता है उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज इक्वल टू हाफ mvi का स्क्वायर. और जो vi होता है वो तो ऑलरेडी हम जानते हैं, जो कि हमारे पास वेलोसिटी के दो कंपोनेंट है, वन इज vix एंड द सेकंड इज viy. सो मैं कह सकता हूं कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m. वन इज vix and the second is viy. One is the velocity, which component, horizontal component, and the second is the velocity x component. So ये हो जाएगा हमारे पास, या चलो अगर देखें मैं यहाँ से कह सकता हूँ प्रोजेक्ट काइनेटिक एनर्जी एट, ये तो काइनेटिक एनर्जी एट प्रोजेक्शन है. इसी तरह काइनेटिक एनर्जी एट समिट जो कि बराबर होगी हाफ m
वी आई कौन सा, सिर्फ एक्स कंपोनेंट। वाई कंपोनेंट क्या हो जाता है, वो कन्वर्ट हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी में। वाई कंपोनेंट इज कन्वर्ट इनटू पोटेंशियल एनर्जी, जो के बराबर होगा हाफ एम इंटू वी आई वाई का स्क्वायर। सीधा सो ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी एट समिट इज इक्वल टू हाफ एम, इसको लिख सकता हूँ वी आई कॉस थीटा का स्क्वायर। सीधा तो ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी एट समिट इज इक्वल टू हाफ एम वी आई स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ स्क्वायर थीटा। ये हाफ एम वी आई स्क्वायर क्या है, काइनेटिक एनर्जी एट प्रोजेक्शन है। तो फिर मैं यहां से कह सकता हूं द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट the kinetic energy of the projectile at summit is equal to kinetic energy at projection into cos square theta, या the kinetic energy at summit is equal to total energy, क्योंकि प्रोजेक्शन पर जो काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी होती है which is equal to cos square theta. This is very important formula. सही ना, या मैं कह सकता हूँ the ratio of the kinetic energy at summit to the total energy या kinetic energy at projection, your answer should be cos square theta। MCQ के लिहाज से important है। फॉर एग्जाम्पल इससे रिलेटेड एक MCQ डिस्कस करवाऊं। फॉर एग्जाम्पल हमसे कहा जाए कि एक प्रोजेक्टाइल है जिसको किस एनर्जी के साथ थ्रो किया जा रहा है, 100 जूल के साथ थ्रो किया जा रहा है, किस एंगल के साथ, 45 डिग्री। ये what is the kinetic energy at summit? So kinetic energy at projection into cos square theta. Now kinetic energy at summit is equal to kinetic energy at projection या total energy 100 और ये हो जाएगा cos 45 का स्क्वायर। So kinetic energy at summit will be equal to 100, cos 45 is 1 by under root 2 का स्क्वायर। So ये हो जाएगा हमारे पास 100 multiply 1 by 2 which is equal to 50 joule। तो इसका मतलब है the kinetic energy will be equal to 50 joule। 100 के साथ मैं क्या था, summit point पर 50 joule, इसका मतलब है 50 joule is converted into potential energy। सही था, 50 joule is converted into potential energy। तो फिर मैं यहाँ से कह सकता हूँ the potential energy of the projectile at summit is equal to half m और ये हो जाएगा वी आई वाई है, so ये हो जाएगा वी आई साइन थीटा का स्क्वायर। मैं यहाँ से कह सकता हूँ पोटेंशियल एनर्जी एट समिट इज इक्वल टू हाफ एम वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। हाफ एम वी आई स्क्वायर, ये तो हमारे पास अगर देखा जाए पोटेंशियल एनर्जी एट समिट, ये तो हमारे पास टोटल एनर्जी है, या काइनेटिक एनर्जी एट प्रोजेक्शन भी आप लिख सकते हो, काइनेटिक एनर्जी एट प्रोजेक्शन into sin square theta। This is also an important MCQ। सही है, या इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है कि the potential energy of the projectile at summit is equal to total energy means kinetic energy at projection into sin square theta, या the ratio of the potential energy at summit to the kinetic energy at projection is equal to sin square theta। Such type of MCQ पेपर में आ सकते हैं, इससे रिलेटेड तो इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो पोटेंशियल एनर्जी के साथ याद रखें टोटल एनर्जी इनटू sin square theta और काइनेटिक एनर्जी एट समिट के साथ टोटल एनर्जी इनटू cos square theta आता है। MCQ के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। अगेन अगर मैं एक MCQ यहाँ पे लिख लूं, प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन with kinetic energy at projection is 100 joule with an angle of say let's suppose 30 degree. What is the potential energy at summit? The potential energy at summit is equal to total energy या kinetic energy at projection into sin square theta। तो ये हो जाएगा 100 sin 30 का स्क्वायर। सो ये हो जाएगा हमारे पास 100 sin 30 बराबर होता है हाफ, तो ये हो जाएगा हाफ का स्क्वायर 1/4, इससे आ जाएगा 25 जूल। तो अगर प्रोजेक्टाइल को थ्रो करते हैं 100 जूल के साथ 30 डिग्री पे, सो समिट पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी 25, और अगर मैं काइनेटिक पूछूं समिट पॉइंट पर तो वो 75। याद रखिए द टोटल एनर्जी विल बी द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल। टोटल एनर्जी ऑफ द प्रोजेक्टाइल विल बी इक्वल टू द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी व्हिच इज रिमेन कांस्टेंट्स।
सही था। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को क्या करता है, होल्ड करता है। इट होल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब हमने दो बातें सीखी हैं। काइनेटिक एनर्जी एट समिट is equal to total energy into cos square theta, और potential energy at summit is equal to total energy into sin square theta। अगर मैं इनका रेशो फाइंड करूं, मैं कहूं इक्वेशन नंबर 2 divided by 1, so potential energy at summit to the kinetic energy at summit is equal to, solve करने इससे आ जाएगा tan square theta। The ratio of the potential energy to kinetic energy at summit is equal to tan square theta। If the theta is 45 degree, so the ratio of the potential energy to the kinetic energy at summit will be equal to tangent 45 का square। tangent 45 होता है 1 का square 1। इसका मतलब है potential energy at summit must be equal to kinetic energy at summit if theta is how much, 45 डिग्री। अगर थीटा किस चीज के बराबर हम ले लें, 45 डिग्री के बराबर ले लें, प्रोजेक्टाइल को 45 डिग्री के साथ हम पेंट लें, when a projectile make angle 45 degree with horizontal, now the ratio of the potential energy at summit to kinetic energy will be equal to 1:1। इसका मतलब है हाफ पोटेंशियल एनर्जी होगी और हाफ हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होगी। टोटल एनर्जी विल बी रिमेन कांस्टेंट। इसके अलावा अगर मैं पुट करूं कि फॉर एग्जांपल इफ एंगल इज 30 डिग्री, नो टेंजेंट 30 इज 1/√3। अगर मैं पुट करूं 60 डिग्री, तो टेंजेंट 60 बराबर है √3 का स्क्वायर ले लें, नो 3:1 के बराबर आ जाएगा। सो इस पर आप लोग मुख्तलिफ किस्म के एमसीक्यूज वगैरह जो है डिस्कस कर सकते हैं। नाउ इसके बाद हम जो है डिस्कस करने वाले हैं, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है, हाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स सुने, ये टेबल मैंने ड्रा किया हुआ है, इसको समझने की कोशिश करें, बाकी प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। अगर प्रोजेक्टाइल को हम थ्रो करते हैं तो मैक्सिमम हाइट पर उसकी वेलोसिटी क्या होगी, मोमेंटम क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, रेशियो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, और टोटल एनर्जी will be the sum of kinetic energy plus potential energy। How? Let's start। अब अगर एंगल हम 30 डिग्री ले लें, सो ऑलरेडी हम जानते हैं कि हमारे पास जो टेंजेंट cos 30 है। अब देखें the velocity vh is equal to vi, और हम जानते हैं कि cos 30 हमारे पास बराबर होता है √3/2। सो मैं लिख सकता हूँ this is vi under the √3 divided by 2। So the velocity of the projectile, say that at maximum height if the angle of projection is 30 degree, vi under √3/2, yeah, this is also written as vi or under √3/2 0.860 बराबर होता है। Similarly अगर हम मोमेंटम एट हाईएस्ट पॉइंट को देखें, नो मोमेंटम एट हाईएस्ट पॉइंट जिसको हम समिट भी कहते हैं विल बी इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम इनटू cos 30। अगेन cos 30 हमारे पास बराबर है अंडर रूट 3/2 which is also equal to 0.86। अगर हम बात कर रहे काइनेटिक एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट, इफ the initial energy या total energy या kinetic energy at projection is given, so ये हो जाएगा kinetic energy at maximum height is equal to total energy। कौन सा एंगल है, वही 30 डिग्री हम जो है ले रहे हैं, cos 30 under root 3/2 के बराबर होता है, और under root 3/2 का स्क्वायर जो होता है वो 3/4 के बराबर आता है। so इसका मतलब है 3/4 3e divided by 4। If total energy is given, just putting value and solve। अगर potential energy की बात करें, potential energy at maximum height is equal to E, और ये हो जाएगा sin 30 का स्क्वायर। so ये हो जाएगा E sin 30 बराबर होता है हाफ, और हाफ का स्क्वायर, so ये हो जाएगा E/4। अब देखें टोटल एनर्जी इज रिमेन कंजर्व, इन दोनों को ऐड कर लें, so total energy will be equal to 3/4E plus E/4, no total energy will be remain constant which is E।
तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को होल्ड करता है, ओबे करता है। Similarly, the ratio of the potential energy at a height h to the kinetic energy at a height h is equal to tangent 30 का square। tangent 30 बराबर होता है 1 by under root 3। So 1 by under root 3 का square। So ये हो जाएगा हमारे पास 1:3। 1:3 सही ना। तो ये सारे MCQs हैं, इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। MCQs जो है पेपर में आ सकते हैं। सेकंड सेम हम रिक्विजिशन करेंगे, लेकिन एंगल क्या पुट करेंगे 45 डिग्री। और ये टेबल ऑलरेडी मैंने जो है ड्रा किया हुआ है आप लोगों के लिए, आप लोग जो है इससे पहले लेक्चर्स जो है वो देख सकते हैं। सो ये हो जाएगा द वेलोसिटी एट अ हाइट h इज इक्वल टू vi। अब पुट करते हैं cos 45। cos 45 बराबर होता है 1 by under root 2। 1 by under root 2 which is equal to 0.707। तो इसका मतलब है अगर प्रोजेक्टाइल को v वेलोसिटी के साथ फेंका जाए, सो किस एंगल के साथ 45 डिग्री के साथ, तो सबमिट पॉइंट पर एट अ हाइट h जो वेलोसिटी होगी वो होगी vi into 0.707। अगर आपको वेलोसिटी दी जाए जस्ट पुटिंग वैल्यू एंड सॉल्व, आप वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। सिमिलरली अगर मोमेंटम एट अ हाइट h, तो ये हो जाएगा इनिशियल मोमेंटम, ये हो जाएगा cos 45। और cos 45 अगेन ये बराबर है हमारे पास 1 by under root 2। सो मैं इसको लिख सकता हूँ 0.707 ऑफ द टोटल मोमेंटम, या दिस इज आल्सो रिटन एज इनिशियल मोमेंटम। अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात कर लें, सो काइनेटिक एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू टोटल एनर्जी cos 45। cos 45 अगेन 1 by under root 2, लेकिन इधर स्क्वायर है, इधर क्या है स्क्वायर। सो ये हो जाएगा e divided by 2, या इसको लिख सकता हूँ 0.5 e। सिमिलरली अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात कर लें, सो पोटेंशियल एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट E, और ये हो जाएगा sin 45 का स्क्वायर। रिमेंबर स्टूडेंट, sin 45 इज इक्वल टू cos 45, बोथ आर सेम। सो ये हो जाएगा E डिवाइडेड बाय 2 which is equal to 0.5 E। अब दोनों को ऐड कर लें तो देखिए टोटल एनर्जी इज इक्वल टू 0.5 E plus 0.5 E, the answer is 1 E which is equal to E। और अगर हम रेशो फाइंड करें, पोटेंशियल एनर्जी टू द काइनेटिक एनर्जी will be equal to tangent 45 का स्क्वायर। tangent 45 होता है 1 के बराबर, सही है। सो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1, नो द रेशो विल बी 1:1। अगर प्रोजेक्टाइल को 45 डिग्री के साथ थ्रो किया जाए तो मैक्सिमम हाइट पर जो रेशो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो 1:1 के बराबर होगी। सिमिलरली अगर प्रोजेक्टाइल को 60 डिग्री के साथ थ्रो किया जाए, सो द वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू vi into cos 60। cos 60 हाफ के बराबर होता है। सो ये हो जाएगा vi by 2 which is 0.5 of the initial velocity। सही ना। इसका मतलब प्रोजेक्टाइल को अगर 60 के साथ फेंकेंगे 100 मीटर पर सेकंड के साथ, तो सबमिट पॉइंट पर वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड होगी। सिमिलरली जो मोमेंटम होगा वो होगा इनिशियल मोमेंटम इनटू cos 60। cos 60 हाफ के बराबर होता है। सो ये हो जाएगा हमारे पास 0.5 into pi। सिमिलरली अगर हम काइनेटिक एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट देख लें, सो हो जाएगा E into cos 60। cos 60 का स्क्वायर, cos 60 बराबर होता है हाफ, वो हाफ का स्क्वायर 1/4। सो हो जाएगा E by 4 या 0.25 of E। सिमिलरली अगर आप पोटेंशियल एनर्जी एट हाइट को देखेंगे, सो हो जाएगा E sin 45। अल्लाह अकबर अस्तगफिरुल्लाह। सो ये है 60, नो sin 60 √3/2 के बराबर होता है। √3/2 का स्क्वायर, सो ये हो जाएगा हमारे पास 3e डिवाइडेड बाय 4, सही था, या 0.75 ऑफ E। दोनों को अगर आप जमा कर लें तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू 0.25 E प्लस 0.75 E which is equal to E। और अगर हम पोटेंशियल एनर्जी एट अ हाइट h to the kinetic energy at a height h is equal to
टेंजेंट 60 1/√3 के बराबर होता है और 1/√3 का स्क्वायर 1/3. तो द आंसर इज 1:3. लास्ट जो कि हमारे पास है 90 डिग्री. सो अगर 90 डिग्री पे थ्रो करेंगे तो इसका मतलब है तो वन डायमेंशन स्पेशल प्रोजेक्टाइल मोशन हो जाएगा. सो द वेलोसिटी एट अ मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू vi cos 90. cos 90 बराबर होता है 0 के बराबर होता है. सो द वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट विल बी 0. सिमिलरली मोमेंटम भी क्या हो जाएगा, इनिशियल मोमेंटम cos 90 बराबर होता है 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग 0. सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट E cos 90 का स्क्वायर 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग. नो काइनेटिक एनर्जी एट अ हाइट h विल बी 0. पोटेंशियल एनर्जी की अगर हम बात कर लें एट मैक्सिमम हाइट तो हो जाएगा E into sin 90 का स्क्वायर. sin 90 1 के बराबर 1 into E के बराबर होगा. रेशियो ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी एट अ हाइट h to the kinetic energy at a height h is equal to tangent 90 का स्क्वायर. टेंजेंट 90 हमारे पास बराबर होता है 1 के बराबर होता है. सो इसका मतलब है टेंजेंट 90 is equal to 1. सो द आंसर विल बी ये हो जाएगा, सॉरी, टेंजेंट 90 is infinite. सो द आंसर इज इनफाइनाइट का स्क्वायर इंफिनिटी. सही था. इसी तरह टोटल एनर्जी जो होगी वो द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी 0 प्लस E. द टोटल एनर्जी विल बी रिमेन कांस्टेंट. तो ये टेबल हमें पता होना चाहिए. इससे रिलेटेड हमारे पास एमसीक्यू वगैरह आ सकते हैं कि इंपॉर्टेंट टेबल है. प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट. इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट वो है, हाँ स्टूडेंट, जो टॉपिक है वो है हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल. प्रोजेक्टाइल को जब थ्रो किया जाता है, दिस इज अ प्रोजेक्टाइल. ये प्रोजेक्टाइल को मैं थ्रो करता हूं. व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल. तो पहले तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए. फार्मूला हमारे पास क्या है, डेरिवेशन की तरफ तो नहीं जा सकते हैं, ऑलरेडी यू नो. सो द हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल फार्मूला आपको पता होना चाहिए. h इज इक्वल टू vi स्क्वायर sin square theta divided by 2g. This is the height of projectile. MCQ में आपसे पूछा जा सकता है कि which one of the following is the formula of the height of the projectile. सही ना, फार्मूला आपसे पूछा जा सकता है. सो आपको पता होना चाहिए कि h is equal to vi square sin square theta divided by 2g. सही ना. अगर देखा जाए फर्स्ट MCQ कि which one is the formula of height of a projectile. So options में दे रहा हूं. h is equal to vi square sin theta divided by 2g. मैंने यहां से देखिए स्क्वायर खत्म किया. b h is equal to vi sin square theta divided by 2g. मैंने यहाँ से स्क्वायर खत्म किया. c h is equal to vi square sin square theta divided by g. मैंने यहाँ से 2 खत्म किया. h is equal to vi square sin square theta divided by 2g. कौन सा ऑप्शन ठीक है? ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन. ऑप्शन डी हमारे पास जो है करेक्ट ऑप्शन कहलाता है. सेकेंड एमसीक्यू आ सकता है कि द हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल डिपेंड अपॉन the height of projectile depends. ये डिपेंड करता है. ऑप्शन में दे रहा हूं. से ऑप्शन ए है इनिशियल वेलोसिटी, ऑप्शन बी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ऑप्शन सी है थीटा. सो ऑल ऑप्शंस आर द करेक्ट ऑप्शन. तमाम ऑप्शंस जो है वो है करेक्ट ऑप्शंस है. इसी तरह याद रखें जो हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल है that is directly proportional to the initial velocity का स्क्वायर. if theta and g is constant.
जी मीन्स जो वो तो ऐसे भी कांस्टेंट है, लेकिन अगर मून के सरफेस से थ्रू किया जाता है, किसी और प्लैनेट से के सरफेस से थ्रू किया जाता है तो फिर चेंज होगा। अब अगर मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द टू प्रोजेक्टाइल इज इक्वल टू v1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय v2 स्क्वायर। एमसीक्यू आपसे कहा जा सकता है कि दो प्रोजेक्टाइल्स है, सेम एंगल से प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं with different velocities. If theta is constant from the earth surface with a velocity ratio v1 ratio v2 is equal to 2:3, what will be the height ratio? So आप कहेंगे 4:9. The height ratio will be equal to 4:9. सेकेंड, अगर देखा जाए वेलोसिटी को डबल करने से हाइट क्या हो जाता है, वो 4 टाइम इंक्रीज हो जाता है, 4 टाइम इंक्रीज। सेकेंड एमसीक्यू आपसे कहा जा सकता है, देखिए हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन स्क्वायर थीटा इफ अगर हम यहाँ पर कांस्टेंट ले लें किस चीज को, इनिशियल वेलोसिटी एंड जी इज कांस्टेंट। अगर मैं कहता हूँ कि देखिए ये हो जाएगा h1 डिवाइडेड बाय h2 इज इक्वल टू sin थीटा 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय sin थीटा 2 का स्क्वायर। दो प्रोजेक्टाइल को थ्रो कर रहे हैं सेम वेलोसिटी के साथ, which one will cover more height, जिसका एंगल ज्यादा होगा। मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि the height of projectile at 60 degree will be more as compared to 30 degree. Why? Because height depend upon what angle of projection. अगर मैं आपसे कहता हूँ to find the height of the projectile, if two projectile is thrown, what is the ratio of the height if angles are this? So ये हो जाएगा sin 60 divided by sin 30. तो sin 60 बराबर होता है √3/2, √3 divided by 2 और sin 30 है 1/2. So ये हो जाएगा √3/2. अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करूँ 2/1 cancel, the answer is √3:1. So the height of the projectile at 60 degree will be more as compared to 30 degree. इसके अलावा अगर देखा जाए हमारे पास जो हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल है that is inversely proportional to g. अगर मैं थीटा को और इनिशियल वेलोसिटी को क्या लेता हूँ, कांस्टेंट लेता हूँ, जिसका मतलब है अगर दो प्रोजेक्टाइल थ्रो किए जाएं सही ना at same velocity at same angle of projection, one is on the moon surface and the second is on the earth surface. तो मून पर g की वैल्यू 6 टाइम कम है, तो अगर g की वैल्यू कम है तो वहां पर हाइट ज्यादा होगा। इसका मतलब है the ratio of the height at moon to the ratio of the height at earth surface will be equal to g at the surface of earth, g at the surface of moon. तो g की वैल्यू अर्थ के सरफेस के मुकाबले में अगर देखा जाए मैं लिख सकता हूँ 6 टाइम मून के सरफेस के मुकाबले में ज्यादा है, तो ये हो जाएगा g at the surface of moon कैंसिल 6/1 which is equal to 6:1. g की वैल्यू मून पर 6 टाइम कम है तो वहां पर जो हाइट होगा वो 6 टाइम ज्यादा होगा। इसके अलावा थर्ड किस किस्म का एमसीक्यू आ सकता है, हमसे कहा जा सकता है जब प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकंड with an angle of projection is say let's suppose 30 degree, what will be the maximum height of the projectile? So the maximum height of the projectile h is equal to vi square sin square theta divided by 2g. So vi हमारे पास है 100 का स्क्वायर, ये हो जाएगा sin 30 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 into g जो है वो है 10. So ये हो जाएगा 1000 100 का स्क्वायर, so 10,000 और sin 30 हाफ के बराबर होता है, तो हाफ का स्क्वायर 1/4 और ये हो जाएगा 20. So 0 के साथ 4 1s are 4 25s are 250. So the height of the projectile will be how much? Your answer should be 250 मीटर. So हमारे पास जो प्रोजेक्टाइल होगा उसका हाइट क्या होगा 250 मीटर. तो बच्चे याद रखिए सबसे पहले फार्मूला सही ना, फार्मूले से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस किस किस्म के आ सकते हैं, तो इन पर आप लोग जो है प्रैक्टिस कर लें, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं टाइम ऑफ फ्लाइट को, कि व्हाट विल बी द टाइम ऑफ फ्लाइट, फार्मूला क्या है और किन किन पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है। हाँ बच्चे, इसके बाद हमारे पास जो टॉपिक है वो है टाइम ऑफ फ्लाइट। हाउ मच टाइम इज टेकन बाय प्रोजेक्टाइल फ्रॉम प्रोजेक्शन टू इम्पैक्ट। इसका जो फार्मूला है, प्रूफ की तरफ नहीं जा सकते, t is equal to 2
VI sin theta divided by G. This is the formula of the time of flight from the projection to impact. इसका मतलब है पहले तो आपको MCQ आपसे कहा जा सकता है कि which one, अगर MCQ आता है कि which one MCQ कि which one is the mathematical formula of time of flight. अगर टाइम ऑफ फ्लाइट की बात कर ले तो फिर हमारे पास जो फार्मूला होगा वो तो मैंने आपके सामने लिखा भी है, लेकिन चलो बहरहाल ऑप्शन ए में दे रहा हूं कि t is equal to vi sin theta divided by g. Second, t is equal to 2 vi sin vi square sin theta divided by g. और c में दे रहा हूं कि t is equal to 2 vi sin theta divided by g. फोर्थ ऑप्शन में दे रहा हूं 4 नन. तो फिर आप कहेंगे which option is the correct option. टाइम ऑफ फ्लाइट की बात हो रही है तो t is equal to 2 vi sin theta divided by g. यहां से हम कह सकते हैं अगर MCQ आता है कि फॉर एग्जांपल a projectile is thrown with a velocity of 100 meter per second with an angle of projection is 30 degree. What will be the time of flight? Now t is equal to 2 vi sin theta divided by g. Just putting value and solve. 2 vi हमारे पास है 100 और ये हो जाएगा sin 30 divided by 10. 0 के साथ 2 into 10 ये हो जाएगा 20 multiply sin 30 half के बराबर होता है. So the time will be how much? 10 seconds. इसके अलावा the time of flight is directly proportional to initial velocity, लेकिन शर्त है कि if theta and g is constant. अगर थीटा और g को कांस्टेंट लिया जाए तो टाइम ऑफ फ्लाइट और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल के दरमियान लीनियर रिलेशन होगा, डायरेक्ट रिलेशन होगा. अगर वेलोसिटी को डबल, टाइम ऑफ फ्लाइट इज डबल, मोर टाइम विल बी टेकन, डबल टाइम विल बी टेकन टू कंप्लीट द जर्नी. सही था. सो इसका मतलब है मैं कह सकता हूं कि हमारे पास t1 डिवाइडेड बाय t2 मस्ट बी इक्वल टू v1 डिवाइडेड बाय v2. किस किस्म का एमसीक्यू आ सकता है? अगर एमसीक्यू हमें दिया जाए कि दो प्रोजेक्टाइल हम पेंट करें सेम एंगल के साथ फ्रॉम अर्थ सरफेस, द रेशियो ऑफ द वेलोसिटी इज 3:4. What will be the ratio of the time of flight? Your answer should be 3:4. इसके अलावा अगर मैं कहूं टाइम ऑफ फ्लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ एंगल ऑफ थीटा, लेकिन शर्त है कि v and g इज कांस्टेंट. अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी को भी कांस्टेंट ले लूं और g को भी कांस्टेंट ले लूं, सो इसका मतलब है द टाइम ऑफ फ्लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ थीटा. ग्रेटर द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ग्रेटर विल बी द टाइम टेकन टू कंप्लीट द जर्नी बाय प्रोजेक्टाइल. सो इसका मतलब है t1 by t2 is equal to sin theta 1 divided by sin theta 2. इसका मतलब है मैं कह सकता हूं कि the time of flight at 60 degree will be more as compared to 45 degree. As compared to 45. अगर मैं कहूं कि find the time of flight at 60 degree to the time of flight at 45 degree, तो आप कहेंगे कि sin 60 divided by sin 45. sin 60 बराबर होता है हमारे पास √3 divided by 2 और tangent 45 है 1 by √2. इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है √3 by 2 multiply √2 by 1. Now the answer is √3 और √2. इसको मैं लिख सकता हूँ एक ही ब्रैकेट में, जो कि हमारे पास आ जाएगा 6 divided by 2 which is equal to 3:1. तो जो टाइम रेशो होगा वो होगा 3:1. Similarly, अगर हम बात कर लें कि the time of flight is inversely proportional to acceleration due to gravity, लेकिन शर्त है कि if theta and हम इनिशियल वेलोसिटी को क्या ले लें? कांस्टेंट. अगर मैं कहूं दो प्रोजेक्टाइल्स हैं, उनको मैं थ्रो करता हूं, one is from the earth surface and the second is from the moon surface with same initial velocity and angle of projection, तो किसका टाइम ऑफ फ्लाइट ज्यादा होगा? जहां पर g की वैल्यू कम होगी. तो इसका मतलब है मैं लिख सकता हूं t1 divided by t2 is equal to g2 divided by g1. या मैं कह सकता हूं कि हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट एट द सरफेस ऑफ a moon to the time of flight at the surface of earth is equal to g at the surface of
R to the G at the surface of moon. इसका मतलब है the ratio of the time of flight at moon to Earth. G at the surface of Earth moon के मुकाबले में 6 टाइम ज्यादा है. ये अपनी जगह पर कैंसल. The answer is 6:1. So the time of flight at moon is equal to 6 times the time of flight at surface of Earth. हाइट भी ज्यादा था और टाइम ऑफ फ्लाइट भी क्या है, ज्यादा है. सही है, हाइट भी ज्यादा है और सॉरी टाइम ऑफ फ्लाइट भी ज्यादा है और हमारे पास हाइट भी क्या है, वो 6 टाइम ज्यादा है. अच्छा, इसके अलावा हमने हाइट भी तो पढ़ा. अब अगर मैं आपसे कहूं कि a projectile is thrown and it makes angle theta with y-axis, then किस वेलोसिटी के साथ, इनिशियल. तो फिर कौन सा फार्मूला होगा, तो अगर एंगल y एक्सिस के साथ दिया जाए तो साइन विल बी रिप्लेस्ड बाय cos. तो फिर टाइम ऑफ फ्लाइट का t इज इक्वल टू 2 vi cos थीटा डिवाइडेड बाय g. ये फार्मूला कब इस्तेमाल करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए, अगर हमें कहा जाए कि प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन विद अ वेलोसिटी vi एंड इट मेक एंगल विद y एक्सिस. What will be the time of flight? तो ये what will be the height formula? H is equal to vi square cos square theta divided by 2g. Just sign will be replaced by cos. Sign को replace किया जाएगा cos से. अगर मैं कहूँ the time of flight from projection to summit, ये projection और ये summit है, तो फिर फार्मूला क्या होगा, just half करें time of projection to summit, projection to summit, projection से summit तक. तो फिर आप कहेंगे कि projection to summit जो होगा वो full time of flight को 2 पे डिवाइड कर लें. नो projection to summit ये हो जाएगा vi sin theta divided by g. The formula will be this. फार्मूला ये हो जाएगा. This will be the formula. ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा. अगर आपको फुल टाइम ऑफ फ्लाइट दिया जाए तो आप प्रोजेक्शन टू समिट फाइंड कर सकते हैं, या यहां से आप ये भी कह सकते हैं कि फुल टाइम ऑफ फ्लाइट इज डबल एज कंपेयर टू प्रोजेक्शन टू समिट. सही है, अगर आपको प्रोजेक्शन टू समिट दिया जाए तो आप फुल टाइम ऑफ फ्लाइट को फाइंड कर सकते हैं. अगर फुल टाइम ऑफ फ्लाइट दिया जाए तो आप प्रोजेक्शन टू समिट अपने लिए टाइम ऑफ फ्लाइट को फाइंड कर सकते हैं. तो ये हमारे पास कुछ फार्मूलाज है, इनसे रिलेटेड एमसीक्यूज वगैरह जो है पेपर में आ सकते हैं. नाउ इसको मजीद आगे जो है डिस्कस करते हैं. हाँ स्टूडेंट्स, रिलेशनशिप बिटवीन हाइट एंड टाइम ऑफ फ्लाइट्स. प्रूफ की तरफ नहीं जा सकते. टी स्क्वायर इज इक्वल टू 8g इनटू मैक्सिमम हाइट, या h इज इक्वल टू gt स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8. इसको इस तरह लिखा जा सकता है कि द रेशियो ऑफ टी स्क्वायर, या चलो 8 अगर g फॉर सिंप्लिसिटी में 10 ले लूं, ये हो जाएगा h टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 बाय 5h, या t इज इक्वल टू 2 अंडर द रूट h डिवाइडेड बाय 5. या ये यहां से भी कह सकते हैं कि द रेशियो h इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 8 इनटू टी स्क्वायर, या h इज इक्वल टू 5 बाय 4 इनटू टी स्क्वायर. ये दो फार्मूलाज है. बाजों का आपको कहा जाएगा से इससे रिलेटेड अगर हम एक एमसीक्यूज डिस्कस कर ले, तो द हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज 25 मीटर. व्हाट विल बी द टाइम ऑफ फ्लाइट? नो t इज इक्वल टू 2 अंडर द रूट h 25, या तो थोड़ा सा चलो इसको और भी मजीद इसको 125 ले लेता हूं ताकि आसान हो जाए. 125 बाय 5, नो t इज इक्वल टू 5 1 525 और अंडर रूट 25 5 के बराबर होता है. नो द टाइम ऑफ फ्लाइट इज हाउ मच? 10 सेकंड. ये एक डायरेक्ट फार्मूला है. अगर आपको हाइट दिया जाए टाइम ऑफ फ्लाइट को फाइंड कर सकते हैं. और अगर मैं कहूं कि इफ द टाइम ऑफ फ्लाइट t is equal to 2 seconds,
व्हाट विल बी द हाइट, नो h इज इक्वल टू 5/4 और ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 कैंसिल, द आंसर इज 5 मीटर। तो ये हमारे पास एक डायरेक्ट फार्मूला है। अक्सर एमसीक्यू में आता है कि which one of the following is the shows the relationship between maximum height and time of flight। तो इनके बारे में हमें पता होना चाहिए कि h is equal to 10 या h is equal to gt square divided by 8। सही है, ये दो फार्मूलाज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है। इनसे रिलेटेड अक्सर जो है पेपर में एमसीक्यू आते हैं जो हाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू टेंजेंट स्क्वायर थीटा। अब अगर हम बात कर लें लास्ट जो कि हमारे पास है रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। Range of a projectile, the maximum horizontal distance traveled by a projectile is called range। इस फासले को हम नाम देते हैं रेंज का। रेंज का जो फार्मूला है वो हमारे पास है, जैसे हम कहते हैं s is equal to v into t। सही है, s is equal to v into t। सो ये हो जाएगा r is equal to vi x और टाइम ऑफ फ्लाइट का जो फार्मूला है वो हमारे पास है 2vi sin theta divided by g। दिस इज आल्सो द फार्मूला ऑफ रेंज, या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि r is equal to vi x बराबर vi cos theta। सो ये हो जाएगा 2vi square sin theta cos theta divided by g, या इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है कि r is equal to vi square sin of 2 theta divided by g। मैं यहाँ से अगेन कह सकता हूँ कि रेंज का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। सही है, दिस इज आल्सो द फार्मूला। सही है, ये भी, या अगर इसको vi x का नाम दे दें और इसको फुल टाइम ऑफ फ्लाइट का, तो ये भी रेंज का फार्मूला है। ये भी हमारे पास रेंज का फार्मूला है कि r is equal to vi square sin 2 theta divided by g। तीन चीजों पे डिपेंड करता है, vi पर, एंगल पर और g पर। याद रखें जो रेंज है अगर वेलोसिटी को डबल करते हैं तो रेंज हमारे पास 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगा। तो इसका मतलब है हम यहाँ पे कह सकते हैं कि द रेंज of the projectile again is proportional to vi square theta। range is directly proportional to sine of 2 theta। range is inversely proportional to g। सही था। अब रेंज फॉर मैक्सिमम रेंज अब देखें sin 2 थीटा जो होगा वो किस चीज के बराबर ले लेंगे, 1 के। दिस ऑप्शन इज करेक्ट, यस। अगर मैं कहूं कि थीटा 2 थीटा इज इक्वल टू 90, दिस ऑप्शन इज आल्सो करेक्ट। अगर मैं कहूं कि थीटा इज इक्वल टू 45, तो याद रखिए ये ऑप्शन भी करेक्ट है। ऑल ऑप्शंस आर द करेक्ट ऑप्शन। तो इसका मतलब है द मैक्सिमम रेंज विल बी इक्वल टू, द मैक्सिमम रेंज इज इक्वल टू, ये हो जाएगा vi square divided by g। This is the formula of the maximum range। So the maximum range of the projectile is vi square divided by g। और जो instantaneous range होगा अगर इधर मैं वैल्यू पुट कर लूं, so the instantaneous range is equal to maximum range into sin 2 थीटा। सही ना, बाज़ औक़ात आपको मैक्सिमम रेंज दिया जाएगा और आपसे कहा आपको एंगल दिया जाएगा। इसका मतलब है तो मैं कह सकता हूँ कि if the maximum range of the projectile is 100 meter, if the angle of projection is 15 degree, now what will be the range at 15 degree? तो आप कहेंगे 100 into sin 2 into 15, 30, sin 30 half के बराबर, half into 100, so your answer will be 50 मीटर। दिस विल बी द रेंज। सो जो रेंज होगा प्रोजेक्टाइल का वो हमारे पास आप किसी भी एंगल पे फाइंड कर सकते हैं, या यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि द रेशियो ऑफ द इंस्टेंटेनियस रेंज at any angle to the maximum range is equal to sin 2 theta। ये इस चीज के बराबर होगा। इससे रिलेटेड मुख्तलिफ किस्म के एमसीक्यू आ सकते हैं, इनके बारे में जो है हमें पता होना चाहिए। सो रेंज मैक्सिमम किस एंगल पे होता है, तो आप कहेंगे कि मैक्सिमम रेंज जो है वो 45 डिग्री पे होता है। यहाँ से हम हमारे पास जो मैक्सिमम रेंज का फार्मूला है वो है कि मैक्सिमम रेंज इज इक्वल टू vi स्क्वायर बाय g। By cross multiplication vi is equal to maximum range into g।
बाज़ औक़ात आपको मैक्सिमम रेंज दिया जाएगा और आपसे कहेगा कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल, तो आप प्रोजेक्टाइल की इनिशियल वेलोसिटी को भी यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक रिलेशनशिप है। दो बातें ज़हन में याद रखें कि द प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन एट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स when two projectiles thrown at complementary angles कौन से angles हैं? When the sum of two angles is 90 with the same velocities, then range must be same। तो फिर जो रेंज होंगे वो must be same होंगे। क्या मतलब है? मैं दो प्रोजेक्टाइल को थ्रो कर रहा हूं। लेट्स सपोज one is with same velocity, one is at 30 degree and the second is at 60 degree, तो दोनों का जो रेंज होगा वो मस्ट सेम होगा। इसका मतलब है कि याद रखें प्रीवियस मतलब भी इससे रिलेटेड एमसीक्यू आए थे कि द रेंज एट 30 डिग्री मस्ट बी इक्वल टू ए रेंज एट 60 डिग्री इफ द इनिशियल वेलोसिटी इज सेम। The range at 70 degree must be equal to the range at 20 degree if the initial velocity is same। आपसे MCQ में कहा जा सकता है कि at which pair of angle when two projectile is thrown then the range will be same। At which pair of angles the range of projectile is same। तो आप कह सकते हैं, मैं ऑप्शन दे रहा हूं 30-20, मैं ऑप्शन दे रहा हूं 60-40, मैं ऑप्शन दे रहा हूं 70-20, मैं ऑप्शन दे रहा हूं लेट्स सपोज 70-10, 70 और 10, मैं डी दे रहा हूं 45-45, तो आप कहेंगे 45-45। बोथ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। दोनों का सम क्या होना चाहिए? वो 90 के बराबर। अगर दोनों का सम 90 के बराबर आ रहा है तो इस पर रेंज क्या होगा? मस्ट सेम होगा। दो प्रोजेक्टाइल का जो रेंज होगा वो मस्ट सेम होगा। हाँ स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है क्वेश्चन आते हैं अक्सर कि द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम एट विच एंगल। तो आप लोगों ने 45 डिग्री पर तो रेंज हमारे पास मैक्सिमम होता है। अब इन एंगल्स में देखें जिनका 45 के साथ डिफरेंस कम आ रहा है तो उस पर रेंज हमारे पास मैक्सिमम होगा। अगर देखा जाए 45 का 10 के साथ डिफरेंस आ रहा है 35, 25 के साथ 45 का डिफरेंस आ रहा है, मैं यहाँ पर अगर जो है लिख लूँ कि हमारे पास जो डिफरेंस है 45 के साथ, तो 10 का 45 के साथ डिफरेंस आ रहा है 35। अब देखिए 25 का डिफरेंस आ रहा है, कितना आ रहा है हमारे पास 20, और 45 का डिफरेंस आ रहा है 60 के साथ 15, 45 का डिफरेंस आ रहा है 70 के साथ तकरीबन 25। तो किस पर रेंज मैक्सिमम? जिस पर डिफरेंस कम आ रहा है। तो डिफरेंस 60 पे कम आ रहा है तो आप क्या करेंगे? द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल विल बी मैक्सिमम। सही है, द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल विल बी मैक्सिमम। किस एंगल पर? तो आप 45 के साथ हर एंगल का डिफरेंस देखिए, तो जिस एंगल का डिफरेंस 45 के साथ कम होगा उस पर रेंज मैक्सिमम होगा। मैंने यहाँ पर एक टेबल बोर्ड ड्रा किया हुआ है कि रेंज 45 पर मैक्सिमम होता है। अब अगर देखा जाए जब जितना आप 45 के नजदीक आएंगे रेंज मैक्सिमम, हाइट विल आल्सो मैक्सिमम। जितना आप 45 से दूर जाएंगे रेंज कम और हाइट क्या होता जाएगा? इंक्रीज होता जाएगा। सही। रिलेशनशिप बिटवीन हाइट एंड रेंज, तो एक फार्मूला है जो रटन चोर है, रटन चोर है, ये याद रखें। R टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 4h, रटन चोर है। तो अगर ये आपको याद है सही ना, रटन चोर है, तो इसका मतलब R टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 4 टाइम ऑफ हाइट। R टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 4 टाइम ऑफ हाइट। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर अगर मैं लिखूं कि R इज इक्वल टू n into h, R इज इक्वल टू n into h, तो फिर हमारे पास जो टेंजेंट जो हमारे R इज इक्वल टू n into h, तो याद रखिए जो थीटा होगा वो हमारे पास होगा थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स
4 डिवाइडेड बाय n कुछ भी हो सकता है। तो इसका मतलब है अगर मैं कहूं कि r इज इक्वल टू 1h, जो रेंज इज इक्वल टू हाइट, अगर r इज इक्वल टू 1h के बराबर लेंगे तो फिर यहाँ पर जो थीटा होगा वो होगा टेंजेंट इनवर्स 4/1, इससे आता है 76 डिग्री। Now the range of the projectile will be equal to maximum height if theta is equal to 76 degree। अगर थीटा किस चीज के बराबर ले लें, 76 डिग्री के बराबर ले लें, तो अगर मैं n की जगह 2 पुट करता हूं सो फिर ये हो जाएगा हमारे पास r is equal to 2h, so theta is equal to tangent inverse 4/2, so tangent inverse 4/2, this is tangent inverse 2 and this is equal to 63 डिग्री, ये बराबर हो जाएगा 63 डिग्री। अगर मैं लेता हूं r is equal to 3h तो फिर theta is equal to tangent inverse 4 डिवाइडेड बाय 3, ये आप कैलकुलेटर से फाइंड भी कर सकते हैं। ये जो है जब आप फाइंड कर लेंगे कैलकुलेटर से ऐसे आ जाएगा 52 डिग्री। लास्ट अगर r इज इक्वल टू 4h सो फिर जो थीटा होगा ये होगा टेंजेंट इनवर्स 4/4 which is equal to 45 डिग्री। तो फिर जो RH होगा वो किस चीज के बराबर होगा, if range is equal to 4h then theta will be equal to 45। अगर वो इस पर जो रेंज होगा वो भी मैक्सिमम रेंज होगा और जो हाइट होगा वो भी, so maximum range is equal to 4 times of height if the angle is 45, range is equal to height if the angle is how much 76 डिग्री। तो इससे रिलेटेड जो है MCQs वगैरह पेपर में आ सकते हैं। याद रखें हमारे पास जो अगर कहा जाए कि if theta is with the y axis, अगर थीटा को y एक्सिस के साथ लिया जाए तो फिर जो रेंज होगा उसका वही फार्मूला होगा नॉट vi स्क्वायर sin 2 theta divided by g, the formula will be remain same। में अगर देखा जाए अगर फार्मूलास थोड़ा सा जो है दोबारा h is equal to vi स्क्वायर sin square theta divided by g, इसको लिखा जा सकता है vi y स्क्वायर divided by g और 2 sorry 2 नहीं, h is equal to vi स्क्वायर sin square theta divided by g। ये हमारे पास फार्मूला है किस चीज का, हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल का। अगर हमें वेलोसिटी का जस्ट कौन सा कंपोनेंट दिया जाए, y कंपोनेंट दिया जाए, तो फिर हम कह सकते हैं कि h is equal to vi स्क्वायर sin theta divided by 2g या vi y divided by g। टाइम ऑफ फ्लाइट 2 vi sin theta divided by g, या इसको लिख सकते हैं 2 vi y component divided by g। रेंज r is equal to vi square sin square theta divided by 2g, sorry this is sin 2 theta, this is sin 2 theta। इसको लिखा जा सकता है कि this is vix vi y divided by 2g। अगर हमें जस्ट वेलोसिटी के कंपोनेंट्स दिए जाएं, जब प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन विद 3i plus 3j, what will be the height of the projectile? So आप कहेंगे vi y का स्क्वायर डिवाइडेड बाय g, vi y है 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10, just solve putting value and solve। इसी तरह हमारे पास आप लोग जो है अपनी लिए टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड कर सकते हैं कि 2 vi y जो के बराबर है 3 डिवाइडेड बाय g। इसी तरह रेंज r इज इक्वल टू ये हो जाएगा vix रेंज r इज इक्वल टू हमारे पास रेंज का जो फार्मूला है वो हमारे पास है vi स्क्वायर sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय g। ये जस्ट जी है 2 नहीं है, सही है। तो ये 2 जो है यहाँ पर है, सो ये हो जाएगा 2 vix भी 3 है और vi y भी 3 है डिवाइडेड बाय g, जस्ट पुटिंग वैल्यू एंड सॉल्व। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, खुदा हाफिज़।